गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अजीत महेंद्रा जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ मॉर्निंग 7:30 का टाइम और द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन में। लेकिन मैं सबसे पहले अपने तमाम बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ सम रीजंस अभी मैं आपकी लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं, बस एक दो दिनों के लिए। मंडे से बिल्कुल मैं आपसे लाइव मिलूंगा। जिस तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट आपने मेरी क्लास को दिया है, हमेशा उसी तरीके से मैं भी आपके लिए शानदार तरीके से चीजों को लेके फिर से एक बार जुड़ूंगा आपके साथ 7:30 मॉर्निंग। जी हाँ, बिल्कुल इंतजार कीजिएगा। अभी कुछ रीजंस की वजह से मैं ये क्लासेस अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे पा रहा हूँ। लेकिन देखिए, आज का जो सेशन है वो बहुत शानदार, बहुत धमाकेदार होने वाला है। इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडियम्स ऑफ द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर्स के कुछ अच्छे एडियम्स मैं आपको निकाल के लाया हूँ। देखिए, कई बार ऐसा आता है कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताओ जरा फटाफट कि किस तरीके के एडियम्स हमको प्रिपेयर करने चाहिए। कहीं ऐसे एडियम्स सुने जो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस तरीके के कुछ एडियम्स हमें याद करने हैं। तो देखिए, बैंक एग्जाम्स में आने वाले जो ईडीएम्स होते हैं बेटे, वो बहुत डिफरेंट होते हैं, अलग टाइप के होते हैं। वो आपको पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं, आपको वो जानने भी चाहिए। तो आज के इस सेशन में देखिए, पिछली जो मेरी क्लास हुई थी उसमें मैंने कुछ अच्छे वोकैब्स आपसे डिस्कस किए थे, और आज के इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स फॉर। देखिए, जिस तरीके से आपको पता है एसबीआई के एग्जाम्स भी आ चुके हैं, तो बहुत सीरियस कंसर्न है आप लोगों के लिए। एक बार ईडीएम से गो थ्रू होंगे। सबसे पहले आज की क्लास चलेगी कैसे, किस तरीके से रन करेगी, मैं आपको बता दूं। पहले आपके सामने एक ईडीएम आएगा, अगर आपको उसकी मीनिंग पता है तो आपको मीनिंग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है? फिर मैं उसका जवाब दूंगा, उसके सिनोनिम, एंटोनिम और उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए। जितने लोग भी इस सेशन से जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा फटाफट इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये नॉलेज पहुंच सके, उनको भी ये चीज पता चल सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला जो आपके सामने यहाँ पे ईडीएम लगा हुआ है, दैट इज अगेंस्ट द क्लॉक। मैं चाहूंगा जितने बच्चे यहाँ पे सेशन से जुड़े हैं, फटाफट मुझे बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगेंस्ट द क्लॉक। चलिए क्विक, अगेंस्ट द क्लॉक का मीनिंग बताइए। सोचिए सोचिए, फटाफट सोचिए और आंसर बताइए, क्या हो सकता है यार अगेंस्ट द क्लॉक। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप क्विकली बता सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालने से या सोचने से आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो चलिए, जितने भी बच्चों को पता है वो आंसर बता दें, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं। ये रहा, देखिए आपके सामने मीनिंग। टू बी इन अ हरी टू डू समथिंग बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले किसी काम को करने की जो जल्दबाजी होती है, जो हड़बड़ी होती है, उसको हम कहते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। आप देख सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे कुछ सिनोनिम, एंटोनिम्स आपको दिए गए हैं। ये एक इमेज आपके सामने आई हुई है, जरा इस इमेज को ध्यान से पढ़िए। ठीक है? आप देखिए, एक इंसान है जिसके हाथ में एक सूटकेस है, या यूं कह सकते हैं कि एक ब्रीफ केस है। वो उसको लेके वो भाग रहे हैं, और उनके सामने देखिए डेडलाइन बना हुआ है। उस डेडलाइन को वो क्रॉस करना चाहते हैं। उनके सामने जो है वो घड़ी भाग रही है। घड़ी से आगे वो इंसान आपको नजर आ रहा है, यानी वो कितना तेज भाग रहा होगा, वक्त से पहले निकलने की कोशिश वो कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। ठीक है? सिनोनिम्स के पार्ट पे देखिए लिखा हुआ है स्पीडली, हैस्टली, स्विफ्टली, इन हेस्ट या फिर फास्ट। एंटोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो टार्डली यानी कि स्लोली, बहुत स्लो मोशन में, स्लोनेस, स्लगिशली, हाफ हार्टेडली या फिर लीजरली। हाफ हार्टेडली यहाँ पे क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जब आप बहुत स्लो रफ्तार से कोई काम करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप उस काम को करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो उस काम को बहुत तेज करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए आगे जरा एक एग्जांपल सेंटेंस देखिएगा, क्या कहता है एग्जांपल यहाँ पे। वी आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। हम लोग बहुत तेज काम कर रहे हैं, बहुत हड़बड़ी में घड़ी से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट हमको फ्राइडे तक देनी है। क्लियर? देखिए, बहुत अच्छा एडीएम है, कई बार एग्जाम्स में देखा जाता है। क्योंकि एसबीआई पीओ की आप तैयारी कर रहे हैं, और बैंक की मैं बात करूं तो बैंक के लिए कुछ स्पेशल शानदार वो कैप्स आपके लिए मैं एडीएम्स के पार्ट पे लेके आया हूं। ठीक है? अगला जो एडीएम है आपके सामने, वो देखिए हाउस ऑफ कार्ड्स। बहुत शानदार वर्ड है। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेगुलर द हिंदू के रीडर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के रीडर हैं, तो आपको बताना पड़ेगा क्या है मीनिंग ऑफ अ हाउस ऑफ कार्ड्स। फटाफट बताएं, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ अ हाउस ऑफ कार्ड्स। क्विक। बहुत से बच्चे ये सोच के परेशान होंगे कि सर आज दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, कुछ कंडीशंस होती हैं बेटे, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाती हैं जहां पे थोड़ी सी अलग तरीके से क्लास लेनी पड़ जाती है। जैसे पहला तो मैं लाइव नहीं ले रहा हूं, मैं एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये क्लास दे रहा हूं, और दूसरा, ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। चलिए, वेरी नाइस। लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट उतना ही जबरदस्त तरीके से मुझे चाहिए। चलो, देखिए, हाउस ऑफ कार्ड्स का जो मतलब होता है दैट इज कॉल्ड पुअर प्लान।
पुअर प्लान। अब आप सोचेंगे यार हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब पुअर प्लान कैसे होता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। कार्ड का यहाँ पे मतलब है ताश के पत्ते। ताश के पत्तों से अगर आप कोई मकान बनाएंगे तो बताओ कितने दिन चलेगा वो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन? तेज हवा चलेगी उड़ जाएगा। तो यानी आपने इतना कमजोर इतना खराब कोई चीज बना लिया कि वो क्या होगा, ध्वस्त हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड हाउस ऑफ कार्ड्स। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो जरा फटाफट देखिए, लिखा हुआ है वीक स्ट्रक्चर, वीक प्लान, फ्रेजाइल सिचुएशन, प्रिकेरियस सिचुएशन या फिर वोलेटाइल सिचुएशन। बहुत कमजोर कड़ी, एक ऐसा प्लान जो आपने बहुत कमजोर तरीके से बनाया, वो कहीं से भी स्थिर नहीं हो सकता, रुक नहीं सकता। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो लिखा हुआ है एस्टैब्लिश, फर्म, फिक्स्ड या फिर सर्टेन। जो चीज निश्चित है, अच्छे लंबे समय तक चलेगी। ठीक है। जो ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल, दैट इज कॉल्ड एंटोनिम ऑफ हाउस ऑफ कार्ड्स। क्लियर हो रहा है? ताश के पत्तों का घर सुना भी हुआ, हिंदी में भी लोग कहते हैं अरे पत्तों के महल मत बनाओ, पत्तों के महल बनाओगे तो 2 दिन में चूर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल देखिए क्या कहता है, हिज प्रपोजल वाज नथिंग बट अ हाउस ऑफ कार्ड्स। उसका प्रपोजल क्या था? एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह था, बिल्कुल बकवास, कोई दम नहीं था उसके अंदर। तो दैट वाज हाउस ऑफ कार्ड्स। इज इट क्लियर? चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, अगले इडियम पे आते हैं। तो लिखा हुआ आपके सामने ब्लू ब्लड। फटाफट बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू ब्लड। इसीलिए मैं अपने तमाम बच्चों से कहता हूं कि रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल की क्लासेस को देखिए। 7:30 पे होता है एडिटोरियल का क्लास। ठीक है। फटाफट बताएं व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ ब्लू ब्लड। ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर मेरा टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहां पे पीडीएफ प्राप्त कीजिए। ठीक है। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको यूट्यूब चैनल, जो मेरा ये सेशन है, इसके नीचे एक लिंक के थ्रू आपको मिल जाएगा। देखिए ब्लू ब्लड की मैं बात करूं तो मीनिंग होती है बिलोंगिंग टू हाई सोशल क्लास। ठीक है। ब्लू ब्लड, आपने एक नॉर्मल तरीके से बात करूं तो इसको कहते हैं रॉयल। रॉयल, जो लोग रॉयल होते हैं, अमीर खानदान से होते हैं या बड़े ही पेशेवर खानदान से होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ब्लू ब्लड। बिलोंगिंग टू अ हाई सोशल क्लास से जुड़े हुए लोग कहलाते हैं ब्लू ब्लड। ठीक है। सिनोनिम्स की हम बात करते हैं तो देखिए लिखा हुआ एलीट क्लास, क्रीम, एरिस्टोक्रेट, नोबल या फिर रॉयल। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिनोनिम वर्ड हैं जिनको हम कहते हैं, सुना होगा आपने, एलीट क्लास बोलते हैं, क्रीम क्लास बोलते हैं, एरिस्टोक्रेट, नोबल या फिर रॉयल। दिस इज योर सिनोनिम फॉर द ईडियम ब्लू ब्लड। क्लियर? एग्जाम्पल जरा देखेंगे ध्यान से। मेनी ब्लू ब्लड चिल्ड्रन अटेंड दिस प्राइवेट स्कूल। आपके शहर में एक बड़ा नामी जो है एक प्राइवेट स्कूल है, वहां पे बहुत ज्यादा फीस लगती है, बहुत अच्छे अच्छे घरों के लोग ही केवल वहां पे पढ़ सकते हैं। तो यही एग्जाम्पल बता रहा है कि बहुत से ब्लू ब्लड चिल्ड्रन यानी कि बहुत से ही सोशल हाई सोशल क्लास के लोग या फिर बहुत एलीट क्लास के लोग ही इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो ये मीनिंग हो गया ब्लू ब्लड का। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है खास। यहाँ पे दिया हुआ है बीट द ड्रम। फटाफट बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीट द ड्रम। बिल्कुल ड्रम बजाना, लेकिन है क्या इसका मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीट द ड्रम? चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीट द ड्रम। क्विक क्विक फास्ट, फटाफट बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीट द ड्रम। चलिए अगर आपको नहीं पता तो आप स्किप भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मालूम है तो जरूर बताइए, क्योंकि लाइव क्लास में आने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। देखिए बीट द ड्रम का मतलब है टू स्पीक ईगरली अबाउट समथिंग यू सपोर्ट। बिल्कुल जिस चीज को आप सपोर्ट करते हैं उसके बारे में बिल्कुल ड्रम बजा देते हैं, मोहल्ले में पूरे हल्ला मचा देते हैं, जगह जगह जाके शाउट करते हैं कि देखो ऐसा हुआ ये हो गया। तो जब आप बहुत कोलाहल मचाते हैं, बहुत ज्यादा शोरगुल किसी चीज को लेके, आप एक्साइटेड हैं और आपने एकदम लोगों से कहना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बीट द ड्रम। नगाड़े बजाना, आपने नगाड़े बजाने शुरू कर दिए पूरे मोहल्ले में। ठीक है। तो इसको कहते हैं बीट द ड्रम्स। अगर हम बात करें सिनोनिम्स की तो दैट इज एडवर्टाइज, प्रमोट, ऑनर, ऑब्जर्व या पब्लिसाइज। पब्लिसाइज का मतलब लोगों के बीच में पहुंचाना, पब्लिक के बीच में पहुंचाना। एडवर्टाइज करना, बहुत ज्यादा उसका आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो ये इसकी सिनोनिम बन जाएगी, दैट इज बीट द ड्रम। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है। मेनी चाइनीज लाइक टू बीट द ड्रम फॉर दियर चिल्ड्रंस एकेडमिक अचीवमेंट्स। बहुत से चाइना के लोग अपने जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के जो अचीवमेंट्स होते हैं, उनको लेके ड्रम बजाते रहते हैं, नगाड़े बजाते रहते हैं, पूरे मोहल्ले में पूरी दुनिया में गाते रहते हैं कि हमारे बच्चे ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है। चलिए अगला है आपके सामने बॉल ऑफ फायर। बहुत शानदार, बहुत ही प्यारा इडियम है। मैं चाहूंगा जितने बच्चे यहाँ पे सेशन से जुड़े हुए हैं या जितने भी लोग इस सेशन को बाद में देख रहे हैं, वो फटाफट नोट कर ले बॉल ऑफ फायर। कई बार एग्जाम्स के अंदर भी देखा गया है
और न्यूज़पेपर के अंदर खासा चर्चा में रहता है बॉल ऑफ फायर। बताएं प्लीज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉल ऑफ फायर? बॉल ऑफ फायर, चलिए क्विक फास्ट। देखिए फायर का मतलब होता है आग और बॉल का मतलब होता है गेंद, यानी आग का गोला। और आग जो है, आग किस चीज की पहचान है? आज आग जो है वो किस चीज का इंडिकेशन है भाई? एनर्जी का, जीवंत होने का। ठीक है, तो देखिएगा बॉल ऑफ फायर का मतलब होता है एक्टिव एंड एनर्जेटिक। एक्टिव एंड एनर्जेटिक है एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ है, बहुत एक्टिव है, जिसके अंदर जरा से भी सुस्ती नहीं है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बॉल ऑफ फायर। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। जीलस, अब ये जेलस नहीं है, जलने वाला जेलस नहीं है। कई बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, उनको पता होता है जेलस, तो ये दिस इज नॉट जेलस, दिस इज जीलस। जील से बना हुआ है वर्ड जीलस। जील आपका नाउन होता है, जीलस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अर्नेस्ट, डायनामिक, एंग्शियस, ये जो वर्ड है आपके सिनोनिम के पार्ट पे है। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो आपके सामने जो वर्ड दैट इज इनर्वेटेड, फीबल, फ्रेजाइल, हेल्पलेस, आइडल या फिर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ताकत नहीं है, बिल्कुल निराश है, उदास है, हताश है, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्टेंट, हेल्पलेस। ठीक है, तो एंटोनिम और सिनोनिम दोनों का डिस्कशन यहाँ पे बॉल ऑफ फायर में। अगला देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है भाई, जरा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल कहता है जेन स्टडीज वेल बट शी इज नॉट अ बॉल ऑफ फायर एट प्लेइंग बैडमिंटन। जेन तो बहुत बढ़िया पढ़ाई करता है, लेकिन बैडमिंटन खेलने में जैसी उसकी एनर्जी देखने को मिलती है बड़ी अच्छी नहीं है। पढ़ाई तो अच्छी करता है लेकिन कहीं से भी वो बैडमिंटन खेलने के लिए एनर्जेटिक नहीं रहता, हमेशा कहता है बाद में खेल लेंगे। पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, बैडमिंटन खेलने में उतना अच्छा नहीं है। नंबर 6, बिहाइंड क्लोज डोर्स। देखिए बिल्कुल मीनिंग से ही कहीं ना कहीं क्लियर है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाएंगे तो कॉमन सेंस जो कहता है, कहीं ना कहीं मीनिंग आपको पता चल गई होगी। बिहाइंड क्लोज डोर्स, बंद दरवाजे के पीछे, क्या मीनिंग हो सकती है बंद दरवाजे के पीछे? फटाफट बताएं, क्विक फास्ट। जी हाँ, बिल्कुल फटाफट बताते चलिए। जिन बच्चों को पता है भाई वो फटाफट बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहाइंड क्लोज डोर्स। चलिए, डन इन सीक्रेट। देखिए लिखा हुआ है, मीनिंग की बात करें तो लिखा है डन इन सीक्रेट। बंद दरवाजे के पीछे जो आप काम करते हैं वो हमेशा सीक्रेट होता है, आप लोगों को बताना नहीं चाहते। देखिए बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होती हैं हमेशा वो एक ऐसी जगह पे की जाती हैं जिसके बारे में लोगों को ना पता हो, एक बड़े से कमरे में की जाती हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं सड़क पे आके आप मीटिंग करेंगे। तो जो भी अपने आप सीक्रेट प्लान्स बनाते हैं वो हमेशा क्लोज डोर्स के पीछे ही बनाते हैं। ठीक है, दैट इज डन इन सीक्रेट, एक ऐसा काम जो सीक्रेट में किया गया है, दैट इज कॉल्ड बिहाइंड क्लोज डोर्स। ओके, सिनोनिम की बात करते हैं तो देखिए सिनोनिम्स यहाँ पे दिया हुआ है, सीक्रेटली, स्टिलली, क्लैंडस्टाइन। देखिए बहुत शानदार एक वर्ड है, मैं चाहूंगा जितने बच्चे यहाँ पे सेशन को देख रहे हैं वो एक वर्ड नोट कर लें, क्लैंडस्टाइन। ठीक है, क्लैंडस्टाइन का मतलब भी होता है सीक्रेट तरीके से किया गया या फिर सीक्रेट। ठीक है, ऑन द स्लाई, फर्टिवली, प्राइवेटली, दैट इज सिनोनिम ऑफ बिहाइंड क्लोज डोर्स। अगले वर्ड की अगर हम बात करते हैं, माफ कीजिएगा, एंटोनिम्स की बात करते हैं तो दैट इज ऑब्वियसली, पब्लिकली, ठीक है, ऑफिशियली, डेलिबरेटली या फिर मैनिफेस्टली, दिखाते हुए। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? शो करना, दिखाना। तो आपने लोगों को दिखाते हुए वो काम किया है, ना कि छुपे हुए वो काम किया है। तो बिहाइंड क्लोज डोर्स का जो मीनिंग होता है बेटे वो होता है डन इन सीक्रेट। क्लियर? देखिए बहुत प्यारे इडियम्स हैं और आपको तो बहुत खुशी होगी जब आप इस तरह के इडियम्स पढ़ के याद करेंगे और आपको ये एग्जाम्स के अंदर अगर मिल जाएंगे तो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या कहता है देखो, द बोर्ड मेंबर्स मेट बिहाइंड क्लोज डोर टू डिस्कस द डील। जो कंपनी के बोर्ड मेंबर्स हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो कहाँ मिलते हैं? क्लोज्ड डोर के पीछे मिलते हैं किसी चीज को डिस्कस करने के लिए। हमेशा उनकी मुलाकात सीक्रेट में होती है ना? चौराहे पे आके नहीं बात करेंगे ताकि उनका जो प्लान है वो लीक हो जाए और कोई और कॉपी करके वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। समझ रहे हैं? चल, तो देखिए सातवां वर्ड क्या है, तैयार हो जाइए और मैं चाहूंगा कि सातवें ईडियम का जो स्वागत है तालियों के साथ बिल्कुल किया जाए। तो सातवां जो आपके सामने ईडियम है दैट इज ब्लू इन द फेस। बहुत शानदार ईडियम, बताएं मीनिंग ब्लू इन द फेस। कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, जो भी बच्चे अभी कमेंट बॉक्स में लाइव क्लास में मौजूद हैं फटाफट बताएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस, चलो।
कई लोग यहाँ पे गेस कर पा रहे होंगे कि देखिए कई बार जो ब्लू वर्ड है ना वो दुख या फिर सैडनेस का जो है वो इशारा देता है। अब किसी के चेहरे पे उदासी है, निराशा है, तो कुछ आसपास आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फीलिंग और शोइंग एंगर, गुस्सा दिखाना, नाराज होना, दैट इज कॉल्ड ब्लो इन द फेस, ठीक है। फीलिंग और शोइंग एंगर, गुस्सा दिखाना या फिर नाराज होना, दैट इज कॉल्ड ब्लो इन द फेस। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एंगर्ड है, एंग्री है, ठीक है, एपोप्लेक्टिक है, बैलिस्टिक है या फिर चीज्ड ऑफ, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं एज अ सिनोनिम। एंटोनिम्स की बात करते हैं, एक्सेप्ट है, अकोमोडेटिंग, ऑब्लिगिंग, ठीक है, एग्रीएबल या फिर एमिनेबल। तो कुछ वर्ड्स आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं जो एंटोनिम्स के पार्ट पे आप यूज कर सकते हैं, और अगला यहाँ पे वर्ड है जो सिनोनिम के पार्ट पे है, ठीक है। तो ब्लू इन द फेस यानी नाराज होना, गुस्सा होना, क्रुद्ध होना, टू बी एंग्री, दैट इज द मीनिंग। एग्जाम्पल देखिएगा, यू कैन आर्ग्यू टिल यू आर ब्लू इन द फेस, तुम आर्ग्यू कर सकते हो जब तक तुम गुस्सा नहीं हो, बट यू वोंट चेंज माई माइंड, लेकिन तुम मेरे दिमाग को बदल नहीं सकते, तुम मेरी सोच को चेंज नहीं कर सकते। तुम नाराज हो जाओ कोई बात नहीं, ठीक है, तुम आर्ग्यू कर सकते हो जब तक तुम नाराज हो, लेकिन तुम मेरे मूड को चेंज नहीं कर सकते या मेरे प्लान को चेंज नहीं कर सकते। ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, क्लियर। चलते हैं नंबर 8। नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, बो एंड स्क्रेप, बो एंड स्क्रेप। और यहाँ पे एक इमेज भी आपके सामने दिया हुआ है, जरा इस इमेज को पहचानिए, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इस इमेज में, जरा फटाफट पहचानिए, है ना। और बताइए कि क्या मीनिंग हो सकती है, व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ bow and scrape according to the image given on the slide। आप देख रहे हैं कि एक सज्जन है, वो बड़ी सी चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और शायद नोटों की चेयर है, उनके पीछे दिख रहा होगा आपको। और एक व्यक्ति है जो उनको नोट दे रहे हैं, और एक व्यक्ति है जो उनको पंखा झल रहे हैं, और एक व्यक्ति है जो उनके सामने बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको बिल्कुल यहाँ पे खुश करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो बताइए फटाफट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बो एंड स्क्रेप। चलिए, ये रही मीनिंग, ट्राई टू हार्ड टू प्लीज समवन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। कई बार ऐसा आपके जीवन में भी टाइम आएगा जब आप अपने बॉस को ना खुश करने में लग जाएंगे, ठीक है। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो बॉस को बिल्कुल खुश करने के लिए अलग अलग तरीके की हरकतें करते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं, काम को छोड़ के उनसे आप कुछ भी करा लीजिए, ठीक है, तो वो बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं। तो यही है, दैट इज कॉल्ड बो एंड स्क्रेप, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिएगा, ही वॉज विलिंग टू बो एंड स्क्रेप फॉर प्रमोशन, वो प्रमोशन के लिए अपने बॉस को बिल्कुल क्या मक्खन लगाना जिसको हम कहते हैं ना, वो कर रहा था, दैट इज बो एंड स्क्रेप, क्लियर। तो यहाँ पे तमाम बच्चे भी, एक बार चाहूंगा अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, अगर ये सेशन में आपको लग रहा है कि हाँ बहुत शानदार चीजें हैं और बहुत अच्छे इडियम्स जानने को मिल रहे हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा फटाफट सेशन को लाइक कीजिए। सेशन को उतना ही प्यार और सपोर्ट चाहिए जितना हमेशा अभी तक आप देते आए हैं। इज इट क्लियर? चलिए नंबर 9 पे चलते हैं, दैट इज कैरेट एंड स्टिक। देखिए अगर आप इंडस्ट्री में हैं, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, या कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप काम क्यों ना करते हो, कैरेट एंड स्टिक बहुत अच्छा टर्म होता है। बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेट एंड स्टिक। जिनको पता है वो आंसर बताएं, जिनके लिए नया है वो एक बार लाइक का बटन दबा के इसको याद कर लें, कैरेट एंड स्टिक। देखिए कैरेट खाने वाली चीज है, पसंद आएगी आपको अगर दिया जाए तो, और स्टिक की बात करूं तो वो होता है डंडा, छड़ी। तो पहले तो आपको प्यार दिया जाएगा, फिर आपको छड़ी दी जाएगी। तो मैंने क्या बोला, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ये बड़ा अच्छा टर्म होता है कि पहले तो किसी भी इंप्लॉय से अगर आपको काम कराना है, किसी व्यक्ति से भी काम कराना है, तो दो तरीके से आपको कराना पड़ेगा। पहले उसको प्यार दीजिए, फिर उसके बाद अगर वो नहीं सुनता है तो फिर आप उसके लिए छड़ी भी उठा सकते हैं। तो दोनों तरीके के टर्म कंपनी के अंदर होने चाहिए। जहां पे अवार्ड देना है वहां अवार्ड दीजिए, जहां पनिशमेंट देना है वहां पे पनिशमेंट दीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उसकी गलतियां आप देख रहे हैं फिर भी उसको आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया, वेल डन, ठीक है, तो कंपनी भैया बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा, ठीक है। चलो, अवार्ड्स एज वेल एज पनिशमेंट, दैट इज कॉल्ड कैटनिस्टिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज आपके सामने, बहुत शानदार एक इमेज आ गई है, देख सकते हैं भाई कि यहाँ पे, ठीक है, एक सज्जन है, वो देखिए डोंकी पे बैठ के आगे की तरफ उसको ले जाना चाहते हैं। एक हाथ में उनके छड़ी है और आगे उन्होंने क्या कैरेट लगा रखा है। वो जो डोंकी है वो कैरेट को देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, और जहां रुकेगा तुरंत एक डंडा पड़ जाएगा, फिर वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, इसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, गवर्नमेंट्स वर फोर्स्ड टू अडॉप्ट अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच टू द ट्रेड यूनियंस। गवर्नमेंट ने ट्रेड यूनियंस के लिए किस तरह की पॉलिसी अपनाई है, कैरेट एंड स्टिक। जहां पे अवार्ड देना होगा अवार्ड देंगे, जहां पनिशमेंट देना होगा वहां पे बिल्कुल कान लाल कर देंगे उनके, क्लियर। चलिए नंबर 10 की बात करते हैं, तो लिखा है क्लोक एंड डैगर।
बहुत प्यारा इडियम है। मैं चाहूंगा जितने बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं एक बार मुझे बताएं फटाफट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोक एंड डैगर। आज बिल्कुल आपका मन झूम उठेगा अगर इस पूरे के पूरे सेशन को आप देखें तो बहुत खुशी आपके चेहरे पे आने वाली है, क्योंकि इतने शानदार इडियम्स मिलते तो नहीं है जल्दी आपको। मीनिंग देखिए, व्हेन पीपल बिहेव इन अ वेरी सीक्रेट मैनर, ठीक है, जब लोग देखिए क्लोक का मतलब ही क्या होता है। क्लोक आप अगर मैं हिंदी की बात करूं तो बुरके को भी हम लोग कहते हैं क्लोक, यानी एक ऐसा ढकने वाला कवर कह सकते हैं, ठीक है। तो क्लोक एंड डैगर, जब लोग आपसे बिल्कुल सीक्रेट मैनर में बात करते हैं, बहुत छुपा छुपा के बातें करने लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्लोक एंड डैगर, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करते हैं, क्लैंडस्टाइन, हश, सीक्रेट, ठीक है। सरप्टिशियस, देखिए एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज सरप्टिशियस। सरप्टिशियस, ठीक है। तो सर्प की जो क्वालिटी होती है वो सरप्टिशियस होती है। धीरे से सर्प आपके घर में घुस जाएगा, आपके कपड़ों में घुस जाएगा, ठीक है, आपके बिस्तर में घुस जाएगा, सर्प आपको पता नहीं चलता है। तो बिल्कुल सरप्टिशियस सर्प वाली जो क्वालिटी होती है ना, उससे आप याद कर सकते हैं, दैट इज सरप्टिशियस। अगला वर्ड है आपके सामने, अंडर कवर, अंडरग्राउंड। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो दिया हुआ है अबव बोर्ड, ऑथराइज्ड, ऑनेस्ट, या फिर नोन, लोगों को पता है उसके बारे में कि क्या करते हैं, बिल्कुल आपने बता रखा है, लोगों को कुछ भी छुपाया नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एंटोनिम ऑफ क्लोक एंड डैगर। यहां तक समझ में आया? एग्जाम्पल जरा बहुत ध्यान से देखना, द ग्रुप हेल्ड वीकली क्लोक एंड डैगर मीटिंग्स इन अ चर्च। एक चर्च में एक ग्रुप है जो हमेशा सीक्रेट मीटिंग्स रखता है कि कैसे काम किया जाए, कैसे लोगों की भलाई की जाए, पर वो अपने प्लान को पब्लिकली नहीं दिखाते हैं, वो बस सीक्रेट तरीके से प्लान करते हैं, ठीक है, एक चर्च के अंदर। क्लियर? चलिए, तो दैट इज कॉल्ड क्लोक एंड डैगर। अगला जो इडियम आपके सामने मैं लेके आया हूं, दैट इज अ बिग चीज। बहुत ही प्यारा भाई भी, बहुत शानदार। बताइए अ बिग चीज का क्या होने वाला है मीनिंग यहाँ पे, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको पता है, नहीं पता तो नोटबुक में नोट करें। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक शानदार यहाँ पे गिफ्ट है, अ बिग चीज। चीज तो आप लोगों को पसंद होगा, बिल्कुल चीज आप लोग देखिए पसंद करते होंगे। अगर आप डोमिनोज में जाते होंगे तो कहते होंगे भैया एक्स्ट्रा चीज जो है थोड़ा सा दे देना उसमें, है ना। चलिए, तो अब बिग चीज का क्या मतलब है, थोड़ा सा तो अर्थ पता लग गया होगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए बिग चीज की बात करूं बेटे, तो एन इम्पोर्टेंट और पावरफुल पर्सन इन ग्रुप ऑफ फैमिली। अगर आपके परिवार में, खानदान में, क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में एक दमदार और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उसको हम कहते हैं बिग चीज, ठीक है। अब एक चीज जिसकी अब बात आपको माननी माननी, जिसका आपको सुनना है, बातें सुननी है, दैट इज कॉल्ड अ बिग चीज, ठीक है। वीआईपी, चीफ पर्सन इंचार्ज या फिर लीडर को हम कहते हैं बिग चीज। एंटोनिम्स की बात करूं तो सर्वेंट, सबऑर्डिनेट या फिर फॉलोवर। सर्वेंट, सबऑर्डिनेट या फिर फॉलोवर, ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे एंटोनिम। सिनोनिम की बात करते हैं, देखिए वीआईपी, चीफ पर्सन इंचार्ज, ये आपको बता दिया, दैट इज कॉल्ड बिग चीज। Example, evidently he was considered a big cheese here. Evidently he was considered a big cheese here and was greeted by everyone. ठीक है। Evidently का क्या मतलब होता है, फटाफट बताओ, what is the meaning of evidently? Evidently का मतलब होता है क्लियरली, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। तो बिल्कुल साफ तरीके से उसको यहाँ पे बहुत पावरफुल इंसान माना जाता है, उसको इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जाता है, और सभी उसका सम्मान करते हैं, सभी उसको ग्रीट करते हैं, सुबह शाम नमस्ते करते हैं, सलाम ठोकते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ग्रीटेड बाय एवरीवन। चलिए, नंबर 12 आपके सामने लग चुका है, लिटमस टेस्ट। कई बार लगातार इसको मैंने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया है। पहले जब मैं एडिटोरियल क्लासेस लिया करता था, या मैं नॉर्मल क्लासेस जब लिया करता था, तो लिटमस टेस्ट वर्ड कई बार मैंने डिस्कस किया, और आज भी मैं आपके सामने लेके आया हूं द वर्ड इडियम लिटमस टेस्ट। बताएं क्या है लिटमस टेस्ट। क्लास 10th या 12th में आपने पढ़ा होगा लिटमस पेपर। गेस करिए क्या हो सकता है लिटमस टेस्ट, यार कैसा टेस्ट बता रहे हैं सर ये, है ना। हमने तो आईबीपीएस का प्री टेस्ट सुना है, मेंस का टेस्ट सुना है, ये लिटमस कौन सा टेस्ट है भाई, चलो जल्दी बताओ। व्हाट इज लिटमस टेस्ट? चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अ मेथड विच क्लियरली प्रूव समथिंग। देखिए लिटमस टेस्ट में क्या होता था, बिल्कुल आपको पता चल जाता था कि क्या यहाँ पे एसिड है, ठीक है, और क्या यहाँ पे नॉन एसिड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना, कहीं कोई डाउट ना रहना, तो एक ऐसा तरीका जिससे सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है, सब कुछ साबित हो जाता है, अब कहीं कोई डाउट नहीं रहता, तो उस टेस्ट को हम कहते हैं लिटमस टेस्ट। क्या बोलते हैं? लिटमस टेस्ट। सिनोनिम की बात करेंगे, ऑब्सोल्यूट, ऑल आउट, क्लियर, कंपेलिंग, कन्विंसिंग या फिर डिसाइडिंग, वो हो गया लिटमस टेस्ट। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, जो भी चीज क्लियर हो गई, दैट इज लिटमस टेस्ट। उस टेस्ट के बाद
वो प्रक्रिया कहलाती है लिटमस टेस्ट। एंटोनिम की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट, इनडेफिनिट, लिमिटेड या फिर अनसर्टेन, ये हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स। ठीक है, यानी अभी डाउट बना हुआ है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो दैट वुड बी योर एंटोनिम। क्लियर, वेरी नाइस। एग्जाम्पल से जरा समझिएगा। द आउटकम विल बी सीन एज द लिटमस टेस्ट ऑफ गवर्नमेंट कंसर्न फॉर कंजर्वेशन इश्यूज। द आउटकम विल बी सीन एज अ लिटमस टेस्ट। एक जो परिणाम आएगा, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मुद्दे उठे, चर्चाएं हुई, उनसे जो परिणाम यानी आउटकम निकल के आएगा उसको माना जाएगा लिटमस टेस्ट, यानी वो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। लिटमस टेस्ट का अगर मैं आपको एक लिटरल मीनिंग बताऊं हिंदी में, तो आपको कहना होगा दूध का दूध पानी का पानी। अब कोई डाउट नहीं है, सुना आपने, दूध का दूध कर देना, पानी का पानी, अब कोई डाउट नहीं बचा। चलिए नंबर 13 की बात करते हैं। तो अगला आपके सामने अ डेड लेटर। अ डेड लेटर, मरी हुई चिट्ठी है। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको सुनने में? भैया मरी हुई चिट्ठी क्या होता है भाई? चलो बताओ क्या होता है अ डेड लेटर। सोचिए, दिमाग लगाइए कि सर ने ये क्या बोल दिया, मरी हुई चिट्ठी। फटाफट बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम अ डेड लेटर। बहुत प्यारे इडियम्स लेके आया हूं, मैंने आपको बताया ना आज की क्लास भले ही मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं, भले ही आज मैं लाइव नहीं आया हूं क्लास में, लेकिन आपको शानदार चीजें मैं दे रहा हूं। यहाँ पे है डेड लेटर, जल्दी बताओ, चलो कम ऑन क्विक। चलिए, एन आर्ग्यूमेंट ऑन लॉ नॉट फॉलोड बाय एनीवन। डेड लेटर का मतलब होता है एक ऐसी चीज लिखी गई है, एक ऐसा पत्र लिखा गया, एक ऐसा ऑर्डर है, एक ऐसा कानून है जिसको कोई नहीं मानता, जिसको कोई फॉलो नहीं करता, तो उसका क्या फायदा है, वो मरा हुआ, बिल्कुल बेकार है। ठीक है, अ डेड लेटर। कुछ लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोगों ने आसपास दिमाग को पहुंचाया है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है जितने लोगों ने यहाँ पे कोशिश की है बताने की। तो देखिए सिनोनिम की बात करूं तो इनवैलिड, इग्नोरेबल या फिर डेड मेल। डेड मरा हुआ, मेल मतलब मेल, मैंने आपको एक ऐसा मेल किया जिसको कोई फॉलो नहीं कर रहा, कोई मतलब ही नहीं उसका, तो दैट इज कॉल्ड डेड मेल। क्लियर। चलिए एग्जांपल देखिएगा बहुत शानदार तरीके से। एन आर्ट्स एजुकेशन इज अ डेड लेटर फॉर मेनी स्टूडेंट्स। एन आर्ट्स एजुकेशन इज अ डेड लेटर फॉर मेनी स्टूडेंट्स। आर्ट्स का जो एजुकेशन होता है, लोग कहते हैं अरे बीए किया, एमए किया, अरे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए लोगों की नजर नजर की बात है भाई, है ना। आर्ट्स एजुकेशन लेने वाले बच्चे भी आज देखिए कहाँ कहाँ पे सेटल हैं, बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या रहता है, बहुत से बच्चों के दिमाग में अरे आर्ट्स एजुकेशन है, बेकार है, उसका महत्व कम होते रहता है उनकी नजर में। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एजुकेशन सिस्टम का, हर एजुकेशन सब्जेक्ट का बात करूं तो अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 14 आपके सामने, बिल्कुल फटाफट बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। द हिंदू की बात करूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करूं, तो ये जो इडियम है कई बार आपको दिखाई देता है, लेकिन आदत की इग्नोर करना है। इग्नोर करोगे तो फिर फंसते चले जाओगे। फटाफट बताओ, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का क्या मतलब हुआ। चलिए एक बार देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, समथिंग डन इजली एंड विदाउट एनी प्रिपरेशन एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। देखिए जब आप कहीं जा रहे हो और सपोज आप बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, आपने एक कैप लगाया, हैट लगाया हुआ, तो अक्सर क्या होता है आपकी टोपी जो है उड़ जाती है, आप उसके लिए तैयार नहीं होते, टोपी उड़ गई। आपने कैप लगा रखी है, मान लीजिए आपका मोबाइल फोन नीचे गिर गया, या आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको 500 का नोट जो है वो गिरा हुआ रास्ते में अगर मिल गया, तो आप उस नोट को उठाने के लिए जैसे ही झुकते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी हेड जो है वो गिर जाती है, हम उसके लिए तैयार नहीं होते। और मजे की बात यह है कि मान लीजिए आपका जो हेड वो गिर गया, और एक दो दिन पहले ही आपने अगर अपने बाल को बिल्कुल साफ करा रखा होगा, तो फिर तो भाई और आप शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं कि भाई ये छुपाने के लिए मैंने किया था और यही लोगों को नजर आ गया। तो इसको कहते हैं द ड्रॉप ऑफ द हैट, जो बहुत आसानी से तो हो जाता है, उसके लिए हमें कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है। दैट इज एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। ठीक है, एक्सटेम्पोर, कैजुअल, स्पॉन्टेनियस, अनप्रिपेयर्ड, ये हैं आपके सिनोनिम्स यहाँ पे। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करते हैं तो डेलिबरेट, प्रिपेयर्ड, इंड्यूस, प्री अरेंज या फिर इंटेंडेड। ठीक है, ये आपके हो गए एंटोनिम्स के पार्ट। एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िए क्या है कि शी हैड परचेज्ड हर एक्सपेंसिव ज्वेलरी। उसने एक बहुत महंगी ज्वेलरी खरीदी एट द ड्रॉप ऑफ हैट। उसके लिए वो तैयार नहीं थी, सोची नहीं थी कि हमें खरीदना है। दुकान पे गई कि भैया हम दुकान पे आए, जरा हमें दिखा दो, ये वाला भी दिखा दो, ये वाला भी दिखा दो, ये बैंगल, ये चूड़ियां सब दिखा दो हमें। तैयार नहीं थी वो।
एंड वरीड अबाउट हाउ शी वुड पे फॉर इट लेटर, और बिना सोचे समझे उन्हें खरीदारी कर ली कि बाद में पैसा चुकाएंगे कहां से, खरीद तो लिया लेकिन पैसा कहां से देंगे इसके बारे में उसने नहीं सोचा। तो इस तरीके की जो तैयारी थी उनकी, उसको कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। दुकान में गए, सोचा ही नहीं आपने, कुछ विचार नहीं किया, फटाफट सामान को खरीद लिया, तो दैट इज कॉल्ड एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। नंबर 15 आपके सामने, वर्म्स आई व्यू, बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल मीनिंग को पकड़िए, यहाँ पर जो लिटरल मीनिंग है उसको निकालिए, इस लिटरल मीनिंग को जरा कैच करिए कि क्या है यार ये वर्म्स आई व्यू, कुछ लग रहा है, कुछ सर बताएंगे, गेस करिए, फटाफट गेस करिए और बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे मीनिंग ऑफ अ वर्म्स आई व्यू। जितने बच्चे ये सेशन को देख रहे हैं मैं चाहूंगा एकदम फटाफट बिल्कुल बताएं भाई क्या हो सकता है यहाँ पे मीनिंग ऑफ अ वर्म्स आई व्यू। चलो चलो, क्विक 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 फास्ट बताओ भाई, अ वर्म्स आई व्यू। देखिए अगर मैं बात करूं वर्म की, तो वर्म देखिए वर्म मतलब होता है कीड़ा, ठीक है। तो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, उनकी आईज कितनी बड़ी होंगी, छोटा सा जो कीड़ा होगा उसकी आई कितनी बड़ी होगी, बहुत छोटी सी आई होगी। अब वो अपनी आई से कितना कुछ देखेगी, बहुत थोड़ा कुछ देखेगी भाई, जरा सी तो आंख है, अब जरा सी आंख से वो जरा सी चीज देख पाएगी, तो उसकी आंखों से जितना व्यू नजर आता है उसी को कहते हैं अ वर्म्स आई व्यू, यानी बहुत कम, ठीक है। देखिए हैविंग वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में उतना ही नॉलेज होना जितना एक वर्म्स की आई देख सकती है, जितना एक एक छोटे से कीड़े की जो छोटी सी नन्ही सी बिल्कुल आंख है, जितना वो देख सकती है उतना ही नॉलेज है आपके पास, तो दैट इज हैविंग वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट समथिंग अ वर्म्स आई व्यू। क्लियर। सिनोनिम्स की बात करेंगे, ओवरव्यू, फ्रॉक्स व्यू, नैरो सेंस। देखिए फ्रॉक्स व्यू भी करते हैं क्योंकि फ्रॉक की जो आई है वो भी बहुत नन्ही सी छोटी सी होती है, तो जितना व्यू अपनी आंखों से देख पाएगा उतना ही नॉलेज आपके पास है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वर्म्स आई व्यू या फ्रॉक्स व्यू। नैरो सेंस, छोटी सोच होना, छोटा सेंस होना। एंटोनिम की बात करते हैं, ब्रॉड सेंस, बहुत बड़े विचार, बहुत दूर दूर तक सोचना, काफी कुछ समझ लेना, और या फिर डिटेल यहाँ पे एंटोनिम के पार्ट पे काम करेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से जरा समझिएगा, आई कैन ओनली ऑफर यू अ वर्म्स आई व्यू, मैं सिर्फ तुम्हें वर्म्स आई व्यू दे सकता हूं, मैं तुम्हें यहाँ पे वर्म्स आई व्यू मतलब छोटी मोटी नॉलेज दे सकता हूं, दैट इज बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, जो मेरे अपने अनुभव के ऊपर है, तो वो चीजें मैं आपको प्रदान कर सकता हूं वर्म्स आई व्यू, बहुत कम होंगी वो, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे जो इडियम था दैट वाज अ वर्म्स आई व्यू, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, बिल्कुल एक शानदार 15 इडियम्स, शानदार इडियम्स की सीरीज में लेके आया था। अच्छा, तमाम बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अगर ग्रामर भी आप पढ़ाते हैं तो प्लीज 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 ग्रामर में थोड़ी हेल्प करिए, तो मैं अपने तमाम बच्चों से बता दूं, ठीक है, कि अगर आप मेरा पैकेज परचेज करना चाहते हैं तो mahindras.org पे जाइए, वहां पे स्टोर के अंदर आप टाइप करिए AJEET अजीत, और मेरे वहां पे दो पैकेजेस निकल के आएंगे जिसका प्राइस 299 नहीं, सिर्फ 199 हो चुका है। 199 में आपको दो वॉल्यूम्स मिलने वाले हैं, ठीक है। एक वॉल्यूम की जो प्राइस है वो 199 होगी, तो वहां पे सारे चैप्टर आपके कवर किए जाएंगे, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, कंजंक्शन ये मिलेगा आपको एक वॉल्यूम में, और बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो मिलेंगे आपको अगले वॉल्यूम में, ठीक है। तो बहुत शानदार डिस्कशन वहां पे मिलेगा, ऐसी ऐसी चीजें मैंने वहां पे बता रखी हैं जो शायद किताबों में आपको आसानी से नहीं मिल सकती हैं। तो जो बच्चे खरीदना चाहते हैं mahindras.org पे जाइए, वहां से मेरे पैकेज को परचेज करिए और अपनी जिंदगी बनाइए। मिलते हैं फिर मंडे को लाइव क्लास के साथ, ठीक है। जाते जाते एक बार सेशन को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चों से शेयर कीजिए, जहां भी आप हैं, फेसबुक पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे। मिलता हूं फिर आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, थैंक यू।